जज वीडियो स्कैंडल के बाद मुल्क में सियासी हलचल मची है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा कर रही है। स्कैंडल की हकीकत क्या है, सुप्रीम कोर्ट आज ये अहम मामला देखेगी। मुल्क भर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात थम नहीं रहे। इस्लामाबाद, हैदराबाद और लाहौर में बच्चों से ज्यादती तो हुई, जान भी गई। रियासत को गफलत की नींद से जागना होगा। बड़ा आपको याद है कि उन्होंने क्या कहा था? मैं तो एक सेकंड के लिए भूल भी गई। वैसे इट वाज वेरी सैड। अगर आप देखा जाए ना, इस पर बाय द वे हम तफसीली बात भी करेंगे और बड़ी ट्वीट्स देख लें या बड़ी एक डिबेट भी जो है वो स्टार्ट हो गई है कि वेदर द रूल्स ऑफ आईसीसी शुड बी ऑल्टर्ड, शुड बी चेंज्ड और नॉट। क्योंकि अगर देखा जाए तो लिटरली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मैच भी बराबर, सुपर ओवर भी बराबर, और उसके बाद फिर किस बिना पे आप एक को दे दें। ऑनेस्टली आई वुडंट हैव माइंडेड अगर दोनों को जॉइंट एक वो एक ट्रॉफी मिल जाती है। ऐसा होता है तो व्हाई नॉट, इसमें भी हो सकता था। बट एनीवे, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप दो चैंपियन भी हो सकते थे, बिकॉज आपने सब कुछ कर लिया। जब नहीं कोई एक जीत रहा दूसरे से, तो फिर क्यों धक्के से उसे जिताना है? बिल्कुल। और अभी भी टू बी ऑनेस्ट मुझे तो लगता है कि दोनों बराबर थे। आई मीन ऑब्वियसली एक को वो आईसीसी वाला कप मिल गया, ट्रॉफी मिल गई, कहलाने को वो जीत गए। बट टू मी आई थिंक दे वर एंड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में इससे पहले दो विनर रह चुके हैं, तो मैच ड्रॉ हो चुका था, तो उन्होंने दोनों को विनर्स अनाउंस कर दिया था। यहाँ भी बहुत ही टू मच सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों विनर अनाउंस हो जाते, क्योंकि सुपर ओवर में भी जब रन बराबर हो गए तो आपने बिला वजह फिर बाउंड्रीज के ऊपर फैसला करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आप ये फैसला शुरू कर दें भाई किसको ज्यादा पसीना आया उसको। अच्छा, ये विलियमसन बाय द वे मैं जल्दी से कोई ज्यादा तेज भागा है तो उसको विनर। बस ये रूल्स रह गए, निटी-ग्रिटीज पे ही रह गए। लेकिन मुझे विलियमसन वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं न्यूजीलैंड के। अगर आपको याद होगा कि एपीसी का जब हमारा हादसा हुआ था पाकिस्तान में, तो एक यकजहती के लिए और एक कमिजरेशन के लिए, एक ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, विलियमसन और टीम ने शर्ट्स भेजी थी पाकिस्तान, अपनी किड शर्ट्स जो होती हैं। एंड दिस वाज ओनली टू मेक द चिल्ड्रन, द किड्स और जो अफेक्टेड थे, मेक देम फील कि आप अकेले नहीं हैं और हम आपके साथ हैं। मतलब ये जो एक जेस्चर होता है ना, इट गोज अ लॉन्ग वे। तो ये भी हमें बड़ी अच्छी तरह याद है। अच्छा जी, लेट अस नाउ बिगिन। और हमारी टॉप स्टोरी, और जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, आज बड़ा अहम दिन है इस हवाले से भी। और आपको बताएं कि नैब अदालत के जज का वीडियो स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हो रही है। अहम केस है, कई नई कानूनी नुकात भी सामने आ सकते हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल और उनका बयान हल्फी सामने आने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत करेगा। मुल्की अदालती तारीख में अपनी नौयत के इस मुनफरिद मुकदमे में बहुत से अहम कानूनी नुकात सामने आ सकते हैं। हुकूमत ना करते भी इस सारे मामले में जो है वो कूद पड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मामला अदालत पर छोड़ने को तैयार है। अगर अदलिया के पास इतना सॉलिड एविडेंस वीडियो क्वीन मरियम नवाज के पास है, तो उसको तो सबसे पहले भागना चाहिए कि जी ये मेरे सबूत हैं, मेरे साथ जाती हुई है और अदलिया उस पर एक्शन ले। जो पीछे हटने की वो एडिटेड है, ब्लैकमेल करने की साजिश की जा रही है, और इसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये जुडिशरी ऑटोनमस इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, ये उसके साथ किया गया, वो ही उसको देखेगी। अगर हम जुडिशरी के कामों में दखल अंदाजी देना शुरू कर देंगे कि जी हम उसकी रेट को बहाल करें, तो सर फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग नून वीडियो सामने लाने के बाद से मुसलसल मैदान में है। जज साहब को एहतसाब अदालत से हटाए जाने के बाद मियां नवाज शरीफ की बरियत का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। ये मियां नवाज शरीफ का जो है पाबंद-ए-सलासिल रहना बदस्तूर जो है, ये इंसाफ की नफ़ी है। और इससे इंसाफ जो ऑलरेडी जो है इस वीडियो लीक की वजह से जिसके ऊपर सवालिया निशान है, वो और ज़्यादा इंसाफ जो है मजरूह हो रहा है। पाकिस्तान की अदलिया से जो है वो इंसाफ के तलबगार हैं और हमें पूरा एतमाद है अदलिया पे। और ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी दानिश में जो है साइमल्टेनियसली होनी चाहिए थी कि जब उसको रिपैट्रिएट किया गया है, जब उसके ऊपर एक अदम एतमाद का इजहार किया गया है, तो उसका जो फैसला भी है नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ था, उसको भी कालादम करार दे। और आज इस केस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। देखते हैं क्या होता है। माहिर कानून और सीनियर वकील कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, एक जज की मुबैना वीडियो लीक से मुताल्लिक केस आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर सुना जा रहा है।
सबकी नजरें इसी पे हैं। आम तौर पर इस नौइयत के केसेस में तफ्तीश किन बुनियादों पर होती है? जरा पहले तो हमें ये समझाएं, क्योंकि इससे पहले हमने कभी विटनेस किया नहीं है इस किस्म का कुछ। इस तरह की जो केसेस हैं आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देती, कोई डायरेक्टली जो है ना वो नहीं सुनती, मगर इस केस का ताल्लुक, इस पर्टिकुलर केस का ताल्लुक जो है वो आप ये समझ लीजिए कि पूरी अदलिया से, यानी स्टेट के एक पिलर से है। क्योंकि ये केस जो ट्राई हुआ, ये इसमें एक साबिक वज़ीर आज़म जो है ना उनका केस था, वो ट्राई हुआ, और फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है या मीडिया जो में आया, वीडियो जो मंजर आम पे आई है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने एटलीस्ट इस वक्त अगर मौजूदा जो इलेक्शन के नताइज, जो पिछले इलेक्शन के नताइज थे, इनको देखा जाए तो इसके मुताबिक एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ने जो है ना ये सारा कुछ अलेज किया। तो इस मामले की अपनी अहमियत है, और ना सिर्फ सियासी अहमियत है बल्कि अदालती हवाले से भी बहुत बड़ी अहमियत है कि अगर इस केस का या इस मामले का रिड्रेसल नहीं होता और आवाम को इस मामले में इसका सच जो है ना उन तक नहीं पहुंचता, तो अदलिया पे एतमाद जो है ना वो कमज़ोर होगा लोगों का, और ये पिलर जो है ना उसका जाएगा। अच्छा, मुर्तज़ा साहब ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के लोग जब ये दावा करते हैं कि उनके पास जज साहब की और भी वीडियोस हैं, तो ये हमें बताएं कि क्या अदालत वो सब भी मंगवा सकती है? दावा मेरा ख्याल है कि एक मज़ीद वीडियो का नहीं है, एक से ज़ायद वीडियोस का है, और ये वीडियोस तो मंगवाए तो जा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे कब्ज़े में है वो वीडियो, तो मुझे कहा जा सकता है कि वो वीडियो जो है ना वो पेश करें, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा, मुल्क की आला तरीन अदालत का हुक्म होगा, तो इसलिए मुझे वो पेश भी करने पड़ेंगे। यकीनन मुझे अदालत का एहतराम भी वाजिब है, और वो हुक्म भी जो है ना उसका अपना इफेक्ट भी है। ये दावा तो ज़ाहिर है एक से ज़ायद वीडियोस का है। ये बता दीजिए मुर्तज़ा साहब कि अगर जज साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकब पाए गए तो क्या सज़ा हो सकती है, और फैसले पर क्या असर हो सकता है इसका जो उन्होंने किए? अगर तो उनको मिसकंडक्ट में अदालती ओहदे से अलहदा किया जा सकता है, और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इससे ज़्यादा कुछ है तो फिर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्रिमिनल साइड पे मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसका ट्रायल होगा, और वो ट्रायल के अपने नताइज भी हो सकते हैं। तो बज़ाहिर इस वक्त तक जो मिसकंडक्ट है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है ना उनको अदालती ओहदे से अलग करने का हो सकता है, अगर वो इल्ज़ामात में सदाकत है। अच्छा, फाइनली मुर्तज़ा साहब ये भी बता दीजिएगा कि इस वीडियो से ऑब्वियसली ये कोई एक आइसोलेटेड वीडियो नहीं है, इस वीडियो से कई सियासी रहनुमा बराह रास्त भी जुड़े हुए हैं इस वीडियो केस से। अगर इस केस में किसी का नाम आता है तो क्या मुताल्लिका शख्स या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई सेपरेटली अलहदा से कार्रवाई होना चाहिए, या फिर इसी केस में उन्हें भी देखना पड़ेगा? तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, कुछ फ़रीक हैं और कुछ मुमकिन है कि फ़रीक ना हो। तो जो लोग फ़रीक नहीं हैं उनको फ़रीक बनाने का कोर्ट आर्डर कर सकती है, जो फ़रीक हैं उनके ऊपर उनको बुलवा सकती है, और बुलवाने के बाद उसमें किसी किस्म का भी उनके हवाले से कोई भी हुक्म कर सकती है, या इस वीडियोस के हवाले से कोई भी हुक्म करना है इख्तियार में। शुक्रिया आपका माहिर कानून सीनियर वकील कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि आज इस केस की कार्रवाई में क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। एक्चुअली सारे ये कह रहे हैं कितनी नई नौइयत का केस है कि इसमें स्पेकुलेशन करना ज़रा मुश्किल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2019 की ICC टीम ऑफ वर्ल्ड का जो कप जो है उसका ऐलान कर दिया है, और मायूस कुन बात यह है कि इस टीम में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है, और आपको ये भी जल्दी से बता दें, शायकीन को उम्मीद थी कि बाबर आजम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को ICC टीम ऑफ द वर्ल्ड कप में जगह बना लेनी चाहिए, लेकिन टीम का कप्तान जो है वो केन विलियमसन को बनाया गया है। दीगर खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल है? दीगर खिलाड़ियों में जी इंग्लैंड के जेसन रॉय, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर शामिल हैं, और भारत के रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जगह बनाने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया के भी आपको बता दें एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, और न्यूजीलैंड के लोकी फर्ग्यूसन और बांग्लादेश के शकीबुल हसन शामिल हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान इज़ नोवेयर टू बी सीन। थोड़ा सा बायस नहीं है वैसे सारा कुछ?
मतलब I would have expected Babar Azam to be there at I would least. have expected Mohammad Amir certainly to हाँ, have been मतलब there. these two names totally stand out. मतलब आपको कोई reason नहीं पता चलता कि why are they not there? What is this scene going on on social media platforms के एक अदाकारा दूसरे अदाकारा के बारे में कुछ बात कर रही है and people are commenting on other people's work. एक अजीब सा मसला हुआ। अदाकाराएं तो एक दूसरे को सपोर्ट ही करती हैं, लेकिन लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही। और ये तो चलो हम अभी आपको बताते हैं कि बाकी सारी एक्ट्रेसेस आजकल जो हमारी बड़ी मारूफ, हमारी बड़ी रिस्पेक्टेबल एक्ट्रेसेस हैं, यंग हैं, बट दे हैव डन सम ग्रेट वर्क और उनको बड़ा ही बैकलैश मिल रहा है फ्रॉम सोशल मीडिया। लोग तनकीद करते हैं और लोग विदाउट एनी रीज़न भी सुनाना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑनेस्टली आई कैन अग्री विद देम व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज हम तो कोई अदाकारी भी नहीं करते और हमको भी बैकलैश मिल जाती है एंड समटाइम्स वी वंडर कि हमने ऐसा क्या कहा या क्या किया। मतलब अगर और इतना डिफरेंस है कि अगर हम दो लोग बैठे होंगे ना इधर, तो ज़्यादा नेगेटिविटी इधर आएगी और इधर कम आएगी। आई डोंट नो व्हाई सोशल मीडिया इज़ लाइक दैट, लेकिन आज अब लोग बोलना स्टार्ट हो गए हैं। मारूफ ख़वातीन अदाकाराओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर दूसरों के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि मनफी बातों से उनके बारे में कभी अच्छा तासुर कायम नहीं हो सकता। अदाकारा इकरा अजीज़ का कहना है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर दूसरों के बारे में मनफी बातें और ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और साथ ही अदाकारा माहिरा खान ने भी कुछ ऐसी ही बात की। उन्होंने कहा कि कमेंट्स पास करने वाले ये नहीं सोचते कि दूसरों पर क्या बीतेगी, एंड दे आर वेरी राइट। और नॉट ओनली दीज, हानिया आमिर ने कहा कि एक अदाकारा होने के नाते सख्त मेहनत ही से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। और आयशा उमर कहती हैं कि किसी को भी उनकी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव ख्यालात ज़ाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना चाहिए। तो ये तो सारे वो ख्यालात हैं जो इन एक्ट्रेसेस ने जिनका इजहार किया। और कल की हम बता रहे थे ना बात, जो है ना अल्ताफ़ ने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने दूसरों के बारे में कुछ बातें कर दी। तो मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली ऑडियंसेस एंड व्यूअर्स एंड फैंस इस किस्म की बातें करते हैं, बाज़-औक़ात अपनी फ्रेटर्निटी से लोग भी इस किस्म की बात कर जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो भी सीख रहे हैं, करती हैं लोगों बिल्कुल। लेकिन दे आर स्टिल कम, आई मीन एक दूसरे सारों पे वार नहीं कर रहे होते, बट इट्स यूजुअली द जनरल पब्लिक। अगर आप रीसेंट इंस्टा स्टोरी, रीसेंट तो नहीं मैं कहूँगी, एक दो दिन पहले की आयशा उमर की देखें तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब मैं अपनी कोई पिक्चर्स नहीं लगाने वाली, अपनी कोई वीडियोस नहीं लगाने वाली, प्राइवेट करने वाली। शी सेड, आई डोंट नो उन्होंने किया है कि नहीं, लेकिन शी हैड अ गुड रीजन टू डू दैट। समहाउ फैंस ये समझते हैं कि जी आप अगर कुछ बनी है तो आप हमारी वजह से बनी है, बट नो, शी हैज़ वर्कड हार्ड एट इट। मतलब आप उनको पसंद कर रहे हैं, उन्होंने घर घर आके नॉक नहीं किया कि प्लीज़ आके आप मेरी मूवी देखें। यू वॉच हर मूवीज़ और हर ड्रामाज बिकॉज यू लाइक हर। तो लिहाजा अब वो जिताना इस बात को कि जी हम अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। और मेरा ख्याल है कि किसी को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इवन द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑफ द फ्रेटर्निटी। किसी को नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए, बंद कर दे अपने चाहिए। बट आई गेस कि यस, कोई भी स्टार बनता है तो वो फैंस की मोहब्बत और प्यार की वजह से ही बनता है। पीपल स्टार्ट डिसलाइकिंग समबडी एंड देयर हैव बीन एग्जांपल्स इन टेलीविजन इंडस्ट्री एंड वेरी प्रोमिनेंट फिगर हु आर वेरी प्रोमिनेंट होस्ट। और सडनली फिर लोगों ने उन्हें ऐसा नापसंद करना शुरू किया कि जो उनका पीक हमने भी देखा और जो बूम हमने देखा, उसके बाद वो सितारा जवाल का शिकार हुआ। एंड नाउ दे आर नोवेयर। इफ दे थिंक दे आर समवेयर, दे आर नोवेयर। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम अब्दुल्ला ये है कि इट इज़ नॉट कि हमें जी अदाकार पसंद नहीं आया, पर्सनल हो जाते हैं लोग। नहीं, पर्सनल मतलब गालियों पे उतर आते हैं, आपकी ज़ात पे उतर आते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी फैमिली के बारे में लोग कहना स्टार्ट हो। आई हैव गॉन थ्रू इट एज वेल। सो इट इज़ नॉट एज इफ कि आपका काम तो बोलता है, लेकिन पीपल बिकम फेसलेस वॉरियर्स on Facebook, on social media. At the same time, we have some responsibility. We share some responsibility as well कि हमें जो अपना कल्चरल नॉर्म्स और सोसाइटी के प्रेशर्स हैं उनको बहुत नहीं तो कुछ तो मलूज़े खाते रखना होगा, बिकॉज दीज आर एट द एंड ऑफ द पीपल हु मेक और ब्रेक स्टार्स। और आप मुझे बता दें, आपके सामने एग्जांपल्स नहीं है कि कितने बड़े बड़े मेज़बान और कितने बड़े बड़े मॉर्निंग शो होस्ट से और उसके बाद एकदम से कोई एक हरकत अवाम में ऐसी गई और उसके बाद अवाम ने ऐसा डिस्कार्ड किया कि दोबारा कहीं नहीं खड़े हो सके। आई टोटली एग्री, लेकिन मैं बात बिल्कुल डिफरेंट कर रही हूँ। देखिए इस वक्त माहिरा खान जो हम नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। नेगेटिविटी लाना, आपको गालियाँ देना
फॉर नो रीज़न। आप कोई ओपिनियन लिख दें, बेशक क्रिकेट के बारे में हो, इतनी बेनाइन, इतनी हार्मलेस ओपिनियन हो क्रिकेट के बारे में और आप ना अग्री करते हो तो उस पर तनकीद करना स्टार्ट कर देना, जिसका कोई जवाब नहीं बनता। हम उसकी बात कर रहे हैं, यकीनन ये एक्ट्रेसेस भी उस चीज़ की बात कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस टू सच कमेंट्स जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन अगर वाकई आपके किसी एक्शन की वजह से लोग ऑफेंड हो रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों को तो बुरा भला कहें, लेकिन अपने एक्शन पर भी जरा नजरसानी करें। भाई अगर आपने उनके काम पे तनकीद करनी है तो करें, लेकिन तनकीद फॉर द सेक ऑफ तनकीद या फिर उनकी पर्सनल ज़ात पे करें, दैट इज़ अ नो नो, दैट इज़ रॉन्ग। काम नहीं पसंद आया, मूवी नहीं पसंद आई, ड्रामा नहीं पसंद आई, लिखें, लेकिन उसके बाद ख़ानदान पे चले जाना, अपना ओपिनियन, गालियाँ, एंड दिस हैपेंस इतना ज़्यादा होता है। आई एज अ वुमन सफ़र फ्रॉम इट, आई गो थ्रू इट। और ये सेंस कि जी अवाम ने ही हमें बनाया, ये हमारे फैंस हैं, 90% अच्छे फैंस होंगे, लेकिन जो वो 10% है ना, वो भी लाखों में हो जाते हैं। They hurt you so bad and people don't understand that. वो लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। anyway we need to सेक्शन ही बंद कर देना चाहिए अपने इंस्टाग्राम से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है कि इस बात पे तो हमारी बहस काफी देर तक हो सकती है। Because I as a woman, I mean I guess a man will not understand कि वो क्या है। I understand that as a woman you are subjected to more hate and negativity than as a man. So but at the same time मैं आपसे ये कह रहा था कि फैंस ही इंसान को बनाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और बताते हैं, इसको छोड़ें, ठीक है? तो फिर आप बताएं। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी खलाई फोर्स, स्पेस फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है और फोर्स बनाने का मकसद फ्रांस की दिफाई सलाहियतों में इजाफा करना है। और फ्रेंच सदर ने आर्मी की जवानों से खिताब में कहा कि फ्रेंच फ़िज़ाइया को खिलाई फ़ोर्स बनाने की इजाज़त दे दी है और इस फोर्स की मदद से फ्रांस के सैटेलाइट सिस्टम को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हु वुड हैव थॉट कि हमें एक स्पेस में भी एक फ़ोर्स चाहिए। मतलब देयर इज़ एन एयर फोर्स एंड देन देयर इज़ द आर्मी एंड देन देयर इज़ द लैंड फोर्स और फिर आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आपको स्पेस पे भी जाके कोई प्रोटेक्शन चाहिए और सेफ गार्ड करना है। आई डोंट नो व्हाट दो। टू मच नहीं हो जाएगा वैसे? Oh well, अच्छा चलें। अच्छा, are we going ahead? आगे जाएं? मेरा ख्याल है कि हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो आपसे कुछ और बातें शेयर करेंगे। Stay with us and do write into us। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आपका क्या ओपिनियन? का हम इशू जिस पे हम बात करते रहते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये केसेस नहीं ख़त्म हो रहे, ये केसेस कम भी नहीं हो रहे। कसूर की ज़ैनब के साथ ज़्यादती और कत्ल का मुजरिम तो अपने अंजाम को पहुंचा, मगर मुल्क भर में इस तरह के वाक़यात रुकने में नहीं आ रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि ज़ैनब रेप केस और गैनत कत्ल केस से किसी ने कोई सबक सीखा हो। इस्लामाबाद की फरिश्ते की बात और हुकूमत में एक और बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। उसके अलावा हैदराबाद के 2 कमसिन बहन भाइयों के कत्ल की संगीन वारदात हो गई। मुलजिम ने बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया और उसके बाद उसके भाई को शदीद ज़ख्मी किया जो दम तोड़ गया। तो ना सिर्फ यहाँ रेप हो रहा है बल्कि यहाँ कत्ल हो रहे हैं बच्चे। बिल्कुल जी। और अगला वाक़या आपको बताएं कि अगला वाक़या लाहौर में हुआ, जहां के बाटापुर के इलाके में एक बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चों से ज़्यादती और कत्ल की वारदातों का एक पहलू जो है रियासत की गफलत है और दूसरा पहलू वालिदैन की लापरवाही भी है। इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। तमाम वाक़यात में बच्चों के करीबी अजीज या महल्लेदार मुलव्वस होते हैं। ज़ैनब केस के बाद वालिदैन और बच्चों में आगाही की मुहिम चली थी। ऊपर नीचे होने वाले वाक़यात बता रहे हैं कि इस मसले पर आज भी आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है, जो हम करते भी रहते हैं इस फोरम पे। उसके बाद हम कंसर्न्ड लोगों को इस फोरम पे इनवाइट भी करते रहते हैं। हम इंतज़ार करें कुछ ऐसे आइडियाज़ का, हम कुछ कर सकें, कोई बात कर सकें जिससे आए और कुछ चेंज हो। हमारे साथ भी गेस्ट बैठी हैं, हमें इस्लामाबाद से भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन करा दें। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं चाइल्ड राइट्स मूवमेंट के नुमाइंदा मुमताज़ गौहर, और वो पहले भी हमारे शो पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे साथ है नाजो पीरज़ादा, जो कि सीनियर ट्रेनर है आहंग के साथ। आहंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। बहुत शुक्रिया नाजो, आप मेरे साथ ही बैठी हैं। आपसे मैं बात स्टार्ट करती हूँ। हम ये सोच रहे थे, अभी जो हमने नाम लिए हैं, फरिश्ते का नाम ले लें, ज़ैनब का नाम ले लें, हज़ारों नाम अगर हम चाहते तो हम और ले सकते थे। लोगों को लगता है कोई असर नहीं हो रहा। वालिदैन से हम ये सवाल करना चाहते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त माहौल दुनिया में क्या हो गया, मुल्क में क्या हो गया, कुछ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं? लगता है कि किसी पे कोई ख़ास असर नहीं हो रहा। आपको नाजो इसी तरह फील हो रहा है? बिल्कुल। जब हमारे यहाँ कोई ना कोई वाक़या होता है तो लोग जाग उठते हैं, लोगों के एहसास जागते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता दबने लगते हैं, लोगों की सोच बदलने लगती है, लोग जो है फिर इस मौजू को दबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मीडिया पे वो केस देखते हैं या कोई करीबी कोई केस सुनते हैं तो वो जाग उठते हैं और वो
समझते हैं कि इस पर हम काम करें, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, चाहे वो हमारे जैसे बहुत सारे इदारे हों। वो काम करने के लिए प्लान बनाते हैं, सोचते हैं और फिर वो प्लान दबते रहते हैं। जैसा कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि इसको प्राइमरी करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। जब तक ये एजुकेशन का पार्ट नहीं बनेगा तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, स्कूल टीचर्स में अवेयरनेस नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको फ़िलहाल एक वाक़या समझते हैं और वक्त याद रखते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमारे यहाँ लोगों के जहनों में है कि करने वाला कोई अजनबी होगा। हालांकि जो मीडिया पे केसेस आ रहे हैं, जितने बच्चों के वाक़यात हम सुनते हैं, उसमें ज़्यादातर जो अब्यूज़ करने वाले हैं या तशद्दुद का निशाना बनाने वाले हैं वो अजनबी नहीं हैं, वो बहुत करीबी हैं, खूनी रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है इस पर बहुत काम करने की अच्छा नाज़ो, इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में शामिल करने से एक तो बच्चे अपनी किसी हद तक हिफाजत करने के शायद काबिल हो जाएं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। और जाहिर है हम अगर लड़कों को बचपन से ही एजुकेट करेंगे कि गलत है तो बड़े होकर शायद उसका असर हम देखें। लेकिन अभी हम मुमताज़ साहब के पास चलेंगे। मुमताज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? ये जो चाइल्ड रेप और अब्यूज़ के केसेस हैं और बाद में मर्डर के केसेस हैं, ये ग्लोबली हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कम हैं, या किसी और, अगर हम इसी कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे यहाँ क्या परसेंटेज है इन केसेस की, ताकि हम ज़रा एनालाइज करें कि भाई हमारे यहाँ कोई ख़ास मसला चल रहा है यहाँ पर, एपिडेमिक की सूरत क्यों ले या रहा है? फिर कहीं और भी यही सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल एक ग्लोबल इशू है। लेकिन हम जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ हम अक्सर जब साहिल की रिपोर्ट बच्चों के हवाले से सामने आती है तो उसके हम शुरू में भी लिखते हैं कि दीज केसेस आर टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि पाकिस्तान का जो माहौल है यहाँ बहुत सारे केसेस दब जाते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन अब अमेरिका या दीगर कंट्रीज़ में हम देखें तो वहाँ बच्चे के साथ टच को भी एब्यूज़ के फॉर्म में शामिल किया जाता है और उसको भी पुलिस केस बनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ इस तरह के हज़ारों केसेस होते हैं। यहाँ हम फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ को ही सेक्सुअल अब्यूज़ की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि पिछले साल अगर 2018 में हम देखें तो 92 बच्चों को जिनसे तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है, जबकि इस साल मेरे हिसाब से इन वाक़यात में और इजाफा हो रहा है। और दूसरी अहम चीज़ जो है, पाकिस्तान में जो जानने वालों के साथ साथ जो खूनी रिश्ते जो जिनसे तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं उनमें इंतहाई इजाफा हो रहा है, जिस तरह के वाक़यात हमारे सामने हैं। तो इस हिसाब से अगर इंटरनेशनली और नेशनली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हमारे बच्चे ओवरऑल इंतहाई गैर महफूज है। चाइल्ड राइट्स की ओवरऑल सिचुएशन को भी अगर हम देखें, जिसमें चाइल्ड लेबर हो, चाहे डोमेस्टिक चाइल्ड, ये किस सोसाइटी के किस तबके से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं? अगर हम मीडिया पे बैठ के बात करें तो क्या ये वो तबका है जिसको टेलीविज़न तक एक्सेस नहीं है या ये अखबार भी नहीं पढ़ते? कौन हैं ये लोग ज़्यादातर जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि हमारी इतनी अवेयरनेस फैलाने का फ़ायदा कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? देखिए, अवेयरनेस के लिए कुछ इदारे हैं, मैं यहाँ आपके चैनल पे बैठ कर यकीनन उनको क्रेडिट दूंगा जो बार बार मीडिया में इस तरह के, स्पेशली आपके चैनल पे मैं खुद कई बार आया हूँ। तो इसी तरीके से तमाम मीडिया चैनल्स को और जो इदारे इस इशू पे काम कर रहे हैं उनको आगे आके काम करना चाहिए। जब तक इस तरह से अवेयरनेस के हाई लेवल पे काम नहीं होंगे तो ये जो आप बता रहे हैं ये अब्यूज़र ये इसी तरह सामने रहेंगे। और इसके साथ साथ अब ज़ैनब के वाक़ये के बाद मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को ओवरकम करने के लिए ज़ैनब जैसा प्रोसीजर जो हमने उस केस के बाद अपनाया था, तकरीबन 9 महीने से कम मुद्दत में हमने उस कल्प्रिट को हैंग किया, जब तक यही प्रोसीजर हम इन दूसरे वाक़यात के लिए नहीं अपनाएं तो ये इसी तरह रहेगा। अभी आप देखें इस्लामाबाद के अंदर ये मुसलसल जो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और हम कह रहे हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि हम इसको फलाही रियासत बना रहे हैं, रियासत मदीना का तस्वुर पेश कर रहे हैं और इस्लामाबाद में जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। जी जी मुमताज़, मैं आपको इधर रोकूंगी। एक दो और परमानेंट सवाल। नाज़ो भी हमारे साथ बैठी हैं। अक्सर कहते हैं कि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको उसकी फिर रूट कॉज देखनी है कि वो रूट कॉज इसकी क्या है, कि सोसाइटी में ऐसी क्या चीज़ रह गई है, कमी है कि
इस किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं। नाज़ो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एजुकेशन का तो आपने कहा कि जो कि मुझे पर्सनली समझ नहीं आती कि अब तक इतनी रिलक्टेंस क्यों है कि हम अपने करिकुलर में ये एजुकेशन क्यों नहीं डाल रहे जब एपिडेमिक फॉर्म हो चुका हो चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड मर्डर्स का। फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, सुप्रेशन है सोसाइटी में, मतलब कि क्योंकि अगर कोई ये हरकत कर रहा है उसको हम नॉर्मल तो करार वैसे नहीं दे सकते, तो दिमागी खलल है। नाज़ो, आपने तो स्टडी किया होगा, प्रोफाइल स्टडी किया होगा इन अब्यूज़र्स का, प्रोफाइल क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या होती है? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना, ये अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं, बड़े होने का फ़ायदा उठाते हैं, और ये कोई बीमार नहीं होते, ये आम इंसान जैसे होते हैं। और ये देखते हैं कि जो बच्चे, और जहाँ तक बात हो रही थी कि किस तबके में होता है, तो मुझे लगता है ये दरमियानी तबके में सबसे ज़्यादा, वैसे तो ये हर तबके में ये केसेस आ रहे हैं, लेकिन जितना हम देख रहे हैं कि जो दरमियानी तबका है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो चैनल्स देखे जाते हैं वो ज़्यादातर ड्रामों पर फोकस होते हैं, न्यूज़ के चैनल्स हम देख नहीं रहे होते हैं, हम दूसरी चीज़ों को अहमियत दे नहीं रहे होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं कि जो हर फैमिली, हर बच्चा, हर बड़े देखभाल करने वाले इसको जान सके थिएटर के थ्रू, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जितनी किताबों में जितनी चीज़ें हम बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके लिए इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन की जाए, जिस तरह पोस्टर के थ्रू, जिस तरह सेमिनार कंडक्ट किए जाएँ, जिस तरह मुझे लगता है कि लाइक पोस्टर जो होते हैं, जो हम आम चीज़ें, जो उनके लेवल की चीज़ें हैं, हमें देखना होगा। दूसरा, रूट कॉजेज हमें देखने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे घर बहुत छोटे छोटे घर हैं, वहीं पर बच्चे सो रहे हैं, वहीं पर पेरेंट्स सो रहे हैं, वो जो देखते हैं और फिर उसी में पता नहीं चलता। हमारे यहाँ आने जाने वाले पर हम नज़र नहीं रख पाते कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, माँ बाप काम पे चले जाते हैं, बच्चे अकेले छोड़ जाते हैं। तो और सबसे बड़ा ट्रस्ट जो हम कर रहे हैं वो करीबी रिश्तेदारों पे कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो चाचा मामा हैं वो रिश्ते हैं कि जो जिस पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते, वही अब्यूज़ कर रहे हैं। आपके आसपास दुकानदार हैं, हम बच्चों को 10 दफ़ा दुकान पे भेज रहे होते हैं, हर किसी को तो खाला चाचा बना लेते हैं, हाँ, और आम रिश्तेदार बना लेते हैं, रिश्ते खूनी रिश्तों से वो बढ़कर आ जाते हैं, घर में आ रहे होते हैं। और फिर हम अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात है, तरबियत नहीं देते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने आके मुझे बताना है। सबसे बड़ा गैप कम्युनिकेशन गैप है, और वो खौफ रहता है, खौफ रहता है बच्चे के साथ कि अगर मैंने बताया तो मुझे रोक दिया जाएगा, मुझे बाहर जाने से रोक दिया जाएगा, मुझे शायद ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो पॉकेट मनी नहीं मिल पाती, वो जो ख्वाहिशात हैं, वो जो चीज़ें मीडिया पे देख रहे हैं या वो कहीं पर भी देख रहे हैं, उनके जो जहनों में चीज़ें उभर रही होती हैं। असल में सबसे बड़ा गैप जो मुझे फील होता है वो कम्युनिकेशन गैप है, कि हम अपने बच्चों के साथ मौज़ूआत पर बात ही नहीं करते हैं। हम मोबाइल पर लगे हुए हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमें अपने बच्चे की फीलिंग को कैसे उसके ऊपर बात करनी है। अगर एक बच्चा कुछ कहना भी चाह रहा है, हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी आगाज़ सबसे पहले अपने घरों से करना चाहिए, और ये हर तबके में हो रहा है, लेकिन जो ये दरमियानी तबका है इसमें सबसे ज़्यादा इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। अच्छा मुमताज़, आप नाज़ो की बात से अग्री करेंगे? और नंबर 2, कभी कभार वालिदैन भी अवेयर नहीं होते कि कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं उनके बच्चों में, जो कि उनको सेंस कर लेने चाहिए। और अगर बच्चा खुद छोटा है, इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो एक्सप्लेन भी, उसको वर्ड्स भी नहीं होंगे पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो माँ बाप को इतना शऊर होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और निकाल सकें वो बात। एग्जैक्टली देखिए, ये सबसे अहम चीज़ है कि पेरेंट्स का जो है बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिन पे वालिदैन को गौर करना चाहिए। सबसे पहले इनको पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इतना एक क्लोज रिलेशन रखना चाहिए कि वो घर के बाहर से कोई भी बात आके उनके साथ शेयर करें, और उसके साथ वालिदैन को बच्चों को इस तरह की तरबियत करनी चाहिए कि वो बाहर कोई भी नाखुशगवार बात कोई उनसे कहे, ऐसी डिमांड करे तो वो ज़ोर उनको ना कहे और वहां से निकले, और किसी भी करीबी ट्रस्टेड जो बंदा है उसके साथ उस बात को शेयर करे। और उसके साथ अगर कोई बच्चा किसी बंदे के नाम लेने पर मतलब इरिटेशन फील कर रहा हो, तो उस वक्त पेरेंट्स को समझना चाहिए कि फला बंदे के साथ मेरे बच्चे का कोई ना कोई इशू है। तो इसी तरह के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे साइंस है जिनको समझने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, आप दोनों से एक लास्ट चीज़, एक
अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, मैं अमेरिका का आपको एग्जांपल दूंगी, जब कोई बच्चा गुम जाता है तो उस एरिया को एक चीज़ कहते हैं एम्बर अलर्ट। वो उनके फ़ोन्स पे एक आ जाती है इंडिकेशन कि जी इस एरिया में एक बच्चा गुमा हुआ है। ये एक पूरा एक नेटवर्क है और फिर सारे उस पर काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बच्चे गुमते हैं, अब कभी तो जी FIR नहीं कट रही, अब कोई सुन नहीं रहा, 4-4 दिन गुजर जाते हैं बच्चे के साथ, जो होना होता है खुद ही घर आ जाएगा, भाग के गया होगा। देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। हम इस किस्म की टेक्नोलॉजी के थ्रू रियासत के साथ मिलके हम इस किस्म की कोई चीज़ नहीं ला सकते जहां जैसे ही कोई बच्चा गुमा तो आप एक SMS पे, एक ट्वीट पे आप कम्युनिटी को पता चल जाएगा कि वो सारे अलर्ट हो जाएं कि यहाँ कुछ हुआ है। और यहाँ पर पाकिस्तान में माशाल्लाह चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो, सबके पास स्मार्टफोन होता है तकरीबन। एग्जैक्टली। अच्छा, इस पे मैं ज़रा आपको रिस्पॉन्ड करूँ, सॉरी, इस पे देखें, पाकिस्तान में ज़ैनब अलर्ट बिल पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा है और ह्यूमन राइट्स के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, मेरी आज आपके प्रोग्राम के तवसुत से उनसे भी गुजारिश है कि ज़ैनब अलर्ट बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा गुम जाए या इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें जिनके बाहर मुल्कों की आपने बात की, सेम चीज़ों को इस बिल में भी कॉपी की गई है। तो ये चीज़ें इसके अंदर है। इस बिल को मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द पास होना चाहिए और ये बिल भी उन बिल्स की तरह पास नहीं होना चाहिए जो सिर्फ पास हो जाते हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। और साथ साथ एक और अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस हवाले से CRM की एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप डेवलपमेंट, जिसने पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में FM के अंदर अवेयरनेस के हवाले से पैगामात शुरू किए हैं। ऐसे पैगामात और भी उस पर शुरू करने चाहिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम आपका टेक लेंगे इसी सवाल पे कि हम क्या टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करें ताकि अगर अवेयरनेस तो हम फैलाएं ही, लेकिन अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है तो उससे प्रिवेंट किया जा सके। देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह मैं बार बार कह रही थी कि अवेयरनेस का प्रोग्राम तो हम चाह रहे हैं कि ये हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि वो भी इसको करिकुलम का पार्ट बनाएं, अपनी टीचरों को ट्रेन करें, क्योंकि टीचर की कही भी बात बच्चे नहीं भूल पाते हैं। एक वो सिस्टम किया जाए। दूसरा, जिस तरह हम बात करें कि हमारे यहाँ जो पुलिस सिस्टम है उसमें उनको भी ट्रेन किया जाए। अगर कोई आ रहा है केस तो उस पर ट्रस्ट किया जाए, उसका केस दर्ज किया जाए। और इसी तरह मास मीडिया प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएं और ये जो बिल है उसको पास किया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस तरह के प्रोग्राम, अवेयरनेस ही प्रोग्राम तैयार किए जाएं। और मुझे ये भी लगता है कि हम जो कम्युनिटी सतह पे जो इदारे काम कर रहे हैं उनको और चौकन्ना होकर काम करने की ज़रूरत है। स्कूलों को इसमें मुझे लगता है जितने हमारे स्कूल्स हैं उसको करिकुलम के साथ साथ इसको स्कूल का सिस्टम बना लेना चाहिए कि हर बच्चा इससे अवेयर होगा, हर बच्चे के साथ इससे बातचीत की जाएगी और पेरेंट की कमेटी जो बनाई जाती है उसमें महीने में या क्वार्टरली बात की जाए। बहुत शुक्रिया नाज़ो, आप हमारे साथ मौजूद, ज़्यादा आंग से, और मुमताज़ गौहर साहब हमारे। लेकिन इन्होंने एक बात मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, मुमताज़ गौहर ने हमें ज़ैनब अलर्ट, जिसका शायद बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसी चीज़ प्रपोज हुई है। देयर इज़ अ बिल जिसमें ये प्रपोजल दिया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी उन्होंने जिक्र किया है। अगर इस किस्म के कोई मेजर्स सजेस्ट किए जा रहे हैं तो खुदारा इनको ले लें इन मेजर्स को, मतलब अब इंतज़ार ना करें। हमें लिटरली डजन अ डे कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, फिर हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। सो थिंग्स आर, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड किलिंग है, ये सिर्फ इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ रही है, ये कम अच्छा, नहीं एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो करनी है, अक्सर हमारे घरों में ट्यूटर्स आते हैं, चाहे वो मैथ्स पढ़ाने आ रहे हों या इंग्लिश पढ़ाने आ रहे हों या दीनी तालीम के सिलसिले में लोग आ रहे हों बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्लीज़ कीप एन आई ऑन देम। दरवाजे बंद करके हमने अक्सर देखा है और कभी कभी हमसे भी शायद लापरवाही होती है कि दरवाजे बंद करके बच्चों को उस उस्ताद के पास या उस ट्यूटर के पास या उस मौलम के पास छोड़ दिया गया। खुदा का वास्ता है, आप अपनी नज़रों के सामने, आपने ज़रूरी नहीं है उसी कमरे में बैठना है, लेकिन आप किसी ऐसे कमरे में उन बच्चों को बिठाएं पढ़ाने के लिए जहां आप डायरेक्ट उन्हें देख सकें, एक्सेस कर सकें। की जगह सहन में बिठा दें, सहन में बिठा दें, टेरेस में बिठा दें। अगर गर्मी बहुत है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जी एसी चला के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप हर 5 मिनट बाद बगैर फील कराए दरवाज़ा खोलें, देखें हाँ जी क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, प्लीज़। और खुदा के लिए आपका बच्चा है, डरे मत, घुसें और पता करें कि क्या हो रहा है। आपकी नज़र होनी चाहिए
कि किससे मिल रहा है, कौन उससे मिल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। खासतौर पे अगर फोन्स आपने अपने बच्चों को दिए हुए हैं तो सर्वेल करें उन फोन्स को, देखें कि वो फोन्स पे किससे बात कर रहे हैं या उनसे कौन राब्ता करने बड़ी उम्र की जो दोस्तियां होती हैं ना, उन पे भी नजर रखें, जिनके अपने से बड़े एज ग्रुप के लोगों से उन्होंने दोस्तियां की हुई हैं। दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एज वेल। वालों को तो बड़ा जबरदस्त। मेरी फ्रेंड कल परसों आई है दुबई से, उसने कहा भाई क्या ज़बरदस्त मौसम है लाहौर का, मैं तो पहले क्यों नहीं आई। मैंने कहा नहीं, सही टाइम पे आई हो, अभी अच्छा हुआ है। तो लाहौर के जी मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही, आज सुबह की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जो अब हल्की बारिश में बदल भी चुका है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश के बायस सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। और आपको पता है ना कि लाहौर में जब पानी जमा हो जाए तो मैंने देखा है अब्दुल्ला, जो कि बड़ा डेंजरस है, कि अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं ना उस पानी में नहाना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके नीचे कोई मैन होल होता है और तो फिर पता भी नहीं चलता, मतलब बड़े डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। और चेकआउट के पानी किस तरह। अच्छा, अभी हम अच्छी बातों की बात करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर तो यू आर गोइंग टू हैव सम रेन एज एन एक्सपीरियंस रेन। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान में बारिश का इम्कान है। काश के इस लिस्ट में कराची का नाम भी होता, लेकिन नहीं है। इसके अलावा पेशावर, मालाकंड, कोहाट, मर्दान, हजारा, बन्नू, योब और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। सो देयर यू गो। मतलब कि कुछ रह गया है कराची। हाँ। अच्छा, मुझे मतलब कि बेसिकली माइनस कराची, आप ये कह सकते हैं, कम बैक टू अस, आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जी पूरे मुल्क में बारिश हो रही है एक्सेप्ट कराची। हाउ सैड इज दैट। लेकिन मुझे इस्लामाबाद का देख के अच्छा लगा क्योंकि वीकेंड पे मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप बारिश स्टेज। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें भी कुछ प्लान करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हम होने देंगे। हम तो बारिश देखने जा रहे हैं, बहुत हो गई। लेकिन साथ ही हम आपको ये बता दें, कल बाय द वे आपने चांद देखा, एक तो ठंडी हवा चल रही थी और चांद भी ऊपर से बहुत खूबसूरत था। आज शब चांद को ग्रहण लगेगा, लेकिन आज शब चांद को ग्रहण लगेगा, आज शाम को चांद पे इक्लिप्स होगा। हाँ, इक्लिप्स होगा बेसिकली। कुछ शायराना बात नहीं कर रहा था मैं। हाँ, तो मुझे वही मैंने कहा, पर इसके आगे कोई अगला मिसरा आएगा, ठुमरी में टर्न हो जाएगा। आपको लग रहा है ना कि इसके बाद अगला मिसरा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था जनाब। पाकिस्तान में भी ये ग्रहण देखा जा सकेगा और ये 2019 का दूसरा चांद ग्रहण होगा ऑलरेडी। और आज रात जो है, टाइम भी आपको एग्जैक्ट बता दें, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने इक्लिप्स जो है, मून इक्लिप्स एक्सपीरियंस करना है, तो आपको थोड़ा देर तक जागना पड़ेगा। 11:44 पर ये ग्रहण शुरू होगा, जो रात 1:02 तक जारी रहेगा और पूरा नहीं ग्रहण लगेगा चांद को, एज एन अ पार्ट ऑफ इट वुड बी इक्लिप्स्ड। जबकि रात 2 अच्छा जी नहीं, 2:45 बजे के करीब, रात 2:32 पर पूरा चांद भी ग्रहण ज़दा हो जाएगा। और क्या होगा? बट माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन तो रहेगा अब्दुल्ला, क्या क्या पाकिस्तान में देख सकते हैं? यस, आई एम टेलिंग यू ना, देख सकते हैं, बताया तो है सबसे पहले आपको। पाकिस्तान के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आपको बता दें अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और एंटार्क्टिका में भी देखा जा सकेगा। और इसी साल 6 जनवरी को होने वाला सूरज ग्रहण और 21 जनवरी को होने वाला चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिया था, जबकि इस साल 26 दिसंबर को साल का आखिरी सूरज ग्रहण होगा, वो भी पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। सो दिस वी कैन सी इन पाकिस्तान टुनाइट। ये हमारे लिए ही हो रहा है क्योंकि हमने पहला मिस कर दिया था, हम नहीं देख सकते थे। अभी हम क्या करेंगे जनाब, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे चंद मिनट के लिए, अगले घंटे में दोबारा हाजिर होंगे। वी स्टिल हियर। फ्लाइट से तो आपकी मुलाकात कराएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है, वो कब पाकिस्तान आए और कब से यहाँ पर मौजूद हैं और क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या सीखा। लेकिन और मुझे बड़ा शक है कि उन्होंने हमसे ज्यादा ही देख लिया है। मुझे भी यही लग रहा है। ये हम उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आई एम सॉरी, लेकिन पिछले घंटे से हमारे साथ ना वर्ल्ड कप का कुछ सीन हुआ है, बिकॉज़ वी स्टिल कांट गेट ओवर। हमें वर्ल्ड कप हुआ है, हालांकि जब हो रहा था, हालांकि ये लफ्ज़ ही गलत, जुमला ही गलत है कि कुछ हो गया है, हुआ है। आपको समझ आ गई है ना हम क्या कह रहे हैं, तो बस ठीक है, आगे चलो। जल्दी से आपको बताएं कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो धमाकेदार तो रहा और पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गया, तो वो सवाल हम बार बार उठा रहे होते हैं, जैसे कि रन रेट का मसला, बाउंड्रीज की बुनियाद पर जो है वो जीत जो है उनको करार दिया गया है लोगों को, टीमों को, उसका मसला है। और क्या ओवरथ्रो के भी रन्स हैं। जब जनाब आपको याद है ना कि आखिरी ओवर में जो 6 रन मिल गए थे, जिनका मुझे बड़ा दुख है। क्या अच्छा, तो वो भी बाय द वे कहा जा रहा है कि वो 6 नहीं थे, 5 थे, तो इस पे भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो क्या ये सब कवानीन जो हैं वो बदले जाने चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको जल्दी से बता दें
कि वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल बिलाशुबा बेमिसाल रहा और लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में तारीखी मुकाबले ने दुनिया भर में क्रिकेट के शायकीन को खूब जो है वो लुत्फ दिया और बड़ा मज़ा आया। मगर महज ज़्यादा बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर इंग्लैंड की जीत ने न्यूजीलैंड के फैंस को बहुत ही मायूस किया, उनमें से एक मैं भी हूँ। और पहले वर्ल्ड कप फाइनल जैसा मुकाबला बराबर किया और फिर सुपर ओवर भी बराबर किया, लेकिन महज कम बाउंड्रीज़ की वजह से कीवीज हार गए। तो ये सैड बात है अब्दुल्ला, सैड बात है। और इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले आखिरी ओवर में ओवरथ्रो के 6 रन का मसला भी ज़ेर बहस रहा। साइमन टॉफल एम्पायर हैं, बड़े सीनियर एम्पायर हैं, इनकी नज़र में वो 6 नहीं 5 रन थे। उन्होंने कहा जी क्रॉस नहीं हुए थे दोनों बैट्समैन दूसरे रन के लिए। बहरहाल फाइनलिस्ट टीमों के कप्तान समझते हैं कि मैच तो इन्हीं कवानीन के तहत खेला गया और फैसला तस्लीम करना ही बेहतर है। भारत के रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के स्कॉट स्ट्राइक्स और दीगर कई क्रिकेट स्टार्स ने भी कवानीन पर गौर करने पर जोर दिया है। इन दो मामलात के अलावा पाकिस्तान के साथ भी यही मामला हुआ है, जिसने इब्तदाई मैचेस के बाद मुसलसल फतूहात समेटी। फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों को लीग मैचेस में जेर किया, मगर रन रेट में ज़रा सा फ़र्क होने के बाद सेमीफाइनल में ना पहुंच सका। अब कन्फ्यूजन्स हैं बड़ी और बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ करवा दी हैं। पॉइंट आउट, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ये बहस चल रही है कि क्या ओवर थ्रो पर जो थे रन्स 6 रन्स दिए गए थे वो ठीक थे या नहीं थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये भी कि वर्ल्ड चैंपियंस का फैसला बाउंड्रीज की तादाद पर होना ठीक है कि नहीं। मतलब अजीब सी बात है क्योंकि पहली बार हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दोनों सवालात आपके हैं ये सोशल मीडिया पर कोई बहस तो इस पर की जा सकती है और सोशल मीडिया पर वो लोग जो कोई मीम्स बनाते हैं या जिनको कोई ना कोई चिंगारी छोड़नी होती है वहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर क्रिकेट के कवानीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाने वाले मैच में, जिनका तस्करा कवायद और ज़वाबित में मौजूद है। ओवर थ्रो पर रन बनना कोई नई बात नहीं है और ओवर थ्रो पर 6 रन मिलना ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद ये जो सुपर ओवर में बाउंड्रीज की बुनियाद पर फैसला हुआ ये भी कवायद और ज़वाबित में दर्ज है कि अगर सुपर ओवर में भी हो जाता है तो फिर फैसला किस तरह करना है। लेकिन याया मतलब 3-3 4-4 अंपायर्स होते हैं, उनमें से किसी ने नहीं देखा कि मतलब ये 6 नहीं बने 5। मतलब सवाल तो फिर उठते हैं ना कि सवाल उठते हैं। और कुछ साल पहले याया आपको याद करें, कुछ साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड सीरीज हुआ करती थी जिसमें बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स होते थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि एक लंबी सीरीज के बाद चैंपियन का फैसला एक मैच पर नहीं हो सकता। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ऐसा कुछ नहीं तजवीज़ किया जा सकता। देखें, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा अपना होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो आप बेस्ट ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो तीन मुल्की टूर्नामेंट हुआ करता था उसमें सिर्फ 3 टीमें खेला करती थी और तीनों टीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ 4-4 मैच खेलती थी या फिर 3-3 मैच खेलती थी और 2 टीमें जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती थी और फिर उनके दरमियान फैसला बेस्ट ऑफ 3 फाइनल की बुनियाद पर हुआ करता था। लेकिन ये तो 10 टीमों का टूर्नामेंट है, इसमें हर टीम के ख़िलाफ़ मैच खेल रही है और फिर सेमीफाइनल और फाइनल का फैसला हो रहा है। तो फिर यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 की कोई तुक बनती नहीं है। हर टूर्नामेंट क्रिकेट के खेल में हर सीरीज़ से पहले कवायद और ज़वाबित बनाए जाते हैं और बिल्कुल वर्ल्ड कप हुआ है ऐसा ही होता है। अच्छा या जस्ट बेयर विद अस क्योंकि कुछ हमारे ऐसे सवाल हैं शायद आप उनको मुसलसल बता रहे हैं कि जैसा वैसा ही बता रहे हैं कि बस कर जाओ ये कोई सवाल है। लेकिन है ना भाई, हमारे दिल में आ रहे हैं और आप अगर हमें क्लियर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से मैदान पर नहीं रन रेट के असूल पर बाहर हुई। ये तो सारे बड़े इस बात को सवाल करें सही होगा, लेकिन इस पर भी नज़रसानी की बात हो रही है। आप तो आप ICC ये फैसले कैसे कर सकता है, आप समझा दें हमें। देखिए, पहली बात तो ये जो क्रिकेट के कवानीन बनते हैं ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बनाता, ये जो मैरीबोन क्रिकेट क्लब है वो बनाता है। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस 12वें एडिशन में रन रेट की बुनियाद पर आखिरी 4 टीमों में शामिल ना हो सकी। तो इस पर आप जितना रोना डालें कम है और जिस पर अपने आप को आप जितना मजलूम साबित करना चाहें वो कम है। लेकिन हकीकत यह है कि आप इस टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में जगह नहीं बना सके। आप कवायद और ज़वाबित पर बाहर हो गए। अब आपका ये रोना कि जी हम रन रेट पर बाहर हो गए, सबसे पहले तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को कटहरे में लाना चाहिए जो कि इस टीम के साथ एसोसिएट थे। उनके पास कवायद और ज़वाबित मौजूद थे, उनके पास हर चीज़ मौजूद थी कि जी अगर मैच टाई हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका तो क्या होगा, खिलाड़ियों को डेली अलाउंस कितने मिलने हैं, कितने कमरे हैं, कितने खिलाड़ी
खिलाड़ी रहेंगे, अगर उनकी फैमिली आ जाएगी तो उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा, एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, एक बॉलर एक मैच में कितनी गेंदें कर सकता है, वनडे मैच 50 ओवर का होता है और 20 ओवर का अगर मैच हो जाए तो फिर मैच का फैसला हो सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता थी। फिर उसके बाद ये रोना डालना कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो 20 रन रेट की बुनियाद पर वर्ल्ड कप की आखिरी 4 टीमों में शामिल नहीं हो सकी, इंतहाई मुज़हका खेज़ बात है, सिर्फ अपने आप को दिलासा देने की बात है, सिर्फ अपने आप को मासूम साबित करने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो है ना हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। हम जो अपनी टीम को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कमाल कर दिया, हमने कमाल नहीं किया था तो हम नहीं आगे जा सके। वी हैव टू रियलाइज दैट। हम तो सवाल कुछ और कर रहे थे कि मैं बता दें या आप ये बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में एक और बात भी सामने आई है कि एम्पायरिंग का मयार अच्छा नहीं था। वैसे इस पे तो आई होप कि आप हमसे एग्री कर जाएं, क्या आईसीसी इस तरह के मामलात पर कुछ कर सकती है या नहीं? ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है और इस पर कोई दो राय है नहीं। जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे गिरता ही जा रहा है। अंपायरिंग के खेल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, हॉकाई आई, स्निकोमीटर आया, फिर उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ अंपायर्स को मदद फराहम की गई। लेकिन ऐसा लगता है कि अंपायर्स अपनी बेइज्जती समझते हैं अगर उनका फैसला जो है रिवर्ट कर दिया जाए। अगर अंपायर ग्राउंड में फैसला करें, टीवी पर बैठा हुआ अंपायर उनको गलत साबित कर दे, ऐसा लगता है कि फील्ड अंपायर अपने आप की बेइज्जती साबित होता हुआ महसूस करते हैं। हालांकि इसमें कोई बात है नहीं, फैसले शफाफियत की बुनियाद पर होने चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये जो थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट रखा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रखा है, ये इसी बुनियाद पर रखा है। ये स्निकोमीटर, ये हॉकाई, हॉट स्पॉट, ये बच्चों का खेल नहीं है, इस पर लाखों डॉलर्स के अखराजात आते हैं। और जो अंपायरिंग के स्टैंडर्ड की बात है, इसमें पूरी तरह मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फाइनली आई एग्रीड टू समथिंग दैट वी सेड, बट आई एम ग्लैड दैट बाकी हमारे वो दिल की भड़ास थी बेसिकली, वो हमने एक दफा तो निकालनी थी, लेकिन हमारे लिए आई ओपनर भी साबित हुई ना यहाँ की बातें कि भाई हमें अपनी कारकर्दगी को ठीक करना होगा। ऐसी बात नहीं है कि पहले से बताया नहीं गया था कि अचानक से हमें बता दिया गया रन रेट की बुनियाद पर आगे नहीं जा सकते। हमारी कारकर्दगी एक्सक्यूज मी बाद में सही हो गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स हमें शुरू से स्टार्ट होना चाहिए था। एंड वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि द बेस्ट टीम्स वर अप देयर और फिर उन्होंने जीता भी। द बेस्ट टीम्स वर अप देयर। लेट्स गेट ओवर दिस ऑलरेडी। कैसे फैसला हुआ? Tim Blight is with us. Welcome to Jio Pakistan, Tim, and we've been following your blogs. But let us very quickly talk about it and get over it. Did you watch the cricket match? We know that you are from Australia and you were here in Pakistan watching. Were you supporting Pakistan or Australia? Pakistan, of course. I'm sorry to everybody back in Australia. But, all right. Yeah, of course. No, that's good to hear. You've been here in Pakistan for a couple of years. Yes. And how has it been so far, and where all have you travelled? I simply love Pakistan. I've just had the best time since I've been over here, and I have travelled almost everywhere in Pakistan except for I haven't been to Azad Jammu Kashmir, and I haven't been to Balochistan, but pretty much everywhere else. So since now you are in Karachi, you can always go to Balochistan, but it's very accessible because it's very accessible from Karachi and Sindh. So Tim, actually the question which pops on and which intrigues as well, that what brought you to Pakistan? You came here as a traveller and then you decided to stay. It's been 6 years by the way, 6 साल से ये पर रहते हैं, ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त इनका पाकिस्तान में गुजरते हैं और उर्दू भी बड़ी अच्छी समझते हैं। अभी हम इनसे उर्दू भी बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं कोशिश करूँगा उर्दू में। तो मैं पाकिस्तान पहली दफ़ा 2006 में, तो मैं सिर्फ सफ़र कर रहा था एशिया में, और लाइक अ बैकपैकिंग टूर, एंड आई मीन पाकिस्तान सिर्फ एक और मुल्क like any other country. Exactly. But then I came here, and then I really had a great time here. Then I came back here the following year, then again in 2010, and then finally in 2013 I decided to come here and spend an extended period of time, and I haven't looked back. I mean, that's a very passionate decision. At least it sounds like that. Have you done that before? That you liked a country and you just decided to live there for a couple of years? I did. I've had feelings like that about other countries, but it hasn't been a place. I've never been to a place which sort of I got hooked like I did with Pakistan. Nice. So you have friends here. Hooked you to Pakistan? आपको कौन सी ऐसी चीज़, if you can mention not one, then
at least 3 things if it's one is a little too much to ask for. What was the thing that hooked you to Pakistan? Well, I think you were about to ask me about friends. I think friends in Pakistan, I mean, I do believe that wherever you go in the world, you could make your home if you have the right people around you. And I'm lucky enough to have found that in Pakistan. I've just found some great people that I connect with. I mean, I could talk about the hospitality and the food and all of this, but I mean, to be honest, it really is my friends that I have here. So They're it's just basically so wonderful. the people. Yeah. And obviously, and as much as you have traveled in Pakistan, you perhaps, it's because the people accepted you and welcomed you, and hence it was easier for you to travel. I see a book in front of you that you've written. That's right. Do you suggest Pakistan as a travel destination to your friends? And we do understand a lot of people might have misconceptions or preconceived ideas about Pakistan. So does that clear everything? Absolutely. I mean, I would like to think that my book, it's Pakistan Traveller. I would like to think that this gives people all the tools that they need to in order to travel around Pakistan safely, effectively. And by effectively, I mean that they are responsible travellers, but also then they, I guess, get the best out of Pakistan as well. I think that, I mean, Pakistan is a fantastic destination. I wouldn't say that it's for everybody. I mean, if you want to go shopping in a really high-class shopping mall. Yeah. Sure, we have that in Pakistan, but I don't think that Pakistan springs to mind as the top destination for this kind of thing. But if you want wonderful culture, delicious food, adventure, mountains, I mean, deserts. Landscapes and everything. Yeah, exactly. And food. Yes. Let's not forget food. So you have been to pretty much a lot of places in the country. Which one was your favorite? कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? Well, I mean, हम कहते हैं Lahore है. Lahore तो Lahore है, बिल्कुल सही कहा है. I mean, there's a couple of places. Pasu in the northern areas in Gilgit-Baltistan is simply stunning. I do love Karachi. Sewan Sharif in interior Sindh is mind-blowing. Yeah, it's stunning. I mean, it's the kind of place that you go away with just, I mean, it almost feels like a dream. So, yeah, there's no shortage of places. अच्छा, एक तो मैं बताना चाहूँगी, let me translate a little bit. किताब का इनका था कि काफ़ी इन्होंने क्लियर किया, खासतौर पे अगर बाहर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी उसमें डिस्क्रिप्शंस भी दिए हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन्होंने अपनी किताब में ज़रूर लिखी हैं. इनके ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन लाहौर इनको बहुत पसंद है, तो ये लाहौर में ही रहते हैं. Decided to stay in Lahore. Yeah, he lives in Lahore. So, any advice in particular that you would like to give to international travelers who are watching us right now or who would watch us on social media? What are a few things in mind that they should keep when coming here? Sure. I would say, I mean, definitely learn about the culture, understand where you're coming to. And I think this goes for any country, to be honest, not just Pakistan, but I think especially Pakistan. As a travel writer, I feel a certain responsibility writing about Pakistan, which has had tough times in the past 15 years. And it has seen a decline in tourism in the past 15 years, and now that it's coming back again. So I think it's so important that travellers educate themselves and make themselves aware. Apart from that, I would say just come. I mean, if you love it, fantastic. Even if you come here and you don't like it, at least you'll have delicious food. Absolutely. And regarding food, planning करके आए, सारी bookings वगैरह लेके आए तो बेहतर होगा. I think I mean, I always say that it's important to at least have a place to go to when you first arrive. At least the first couple of days in a hotel or with friends or something like that. And I mentioned that in my book as well. Beyond that, I mean, it is possible to just travel, as we said, by the seat of your pants. That, you know, you can go to a hostel and just turn up there and decide, look, I want to stay here for a week. अच्छा, टिम की बातों से मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि एक वो जो यंगर लोग हैं जो थोड़े से एडवेंचर में बिलीव करते हैं, और ऑब्वियसली हर चीज़ 5-स्टार बुकिंग्स नहीं हो सकती, लेकिन कम थोड़ा देर आप रहें जहाँ भी आपने किया हुआ, और उसके बाद जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ. तो वो उस टाइप के जो लोग हैं उनको मेरा ख्याल है जो है हमारा मुल्क ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा. एंड ऑफ कोर्स इफ ऑल एल्स फेल्स तो खाना तो इससे ज़बरदस्त चीज़ क्या हो सकती है, तो वो तो बेस्ट ही हो जाएगा. आपको ज़बरदस्त मिल जाएगी. सो पाकिस्तान ट्रैवलर बाय टिम ब्लाइट एक किताब है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. Those who are traveling, who are planning to travel next year or around this year, so please आप आएं. But obviously अगर आप plan करेंगे तो you would end up coming here in summers next year. And I might just mention that I'm actually working on, this is my second edition of this book actually, and I'm currently working on the third edition, which I'm hoping keep updating it. I keep updating it because at the end of the day it's a reference guide, and I mean, things change, prices go up. Absolutely. New hotels open, old hotels
sells clothes and so on. So I keep updating it. I'm hoping. Can you hold it up a little bit? Yes, we want to sure, show it in the camera. And the third edition, I'm hoping, will be out probably at the start of next year. It will have extended coverage, but until then, this is available through my blog, which is urbandunia.com. You can also find me on Facebook and Instagram. Lovely, Tim. Thank you so much for coming here and writing good things about Pakistan. ज़्यादा क्या खाते हैं आपको? क्या खाने में पसंद है? खाने पे अड़ गए हो? मटन कढ़ाई, क्योंकि लाहौर में रहता हूँ। मटन कढ़ाई, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ। जबरदस्त, ऑफ कोर्स लाहौरी है तो फिर ऑनररी लाहौर लाहौरी। वैसे तो पेशावर में इन्होंने पेशावरी चप्पल मैं देख रहा तो चप्पल देखने की कोशिश कर रहा था। पेशावर चप्पल पहनी हुई है। पहनी हुई, मैं कहा चप्पली कबाब का जिक्र हो रहा है। प्लीज ये जूम होनी चाहिए इनकी पेशावरी चप्पल, जिसको मैं खेड़ी भी कहती हूँ। तो ये ऑनररी पाकिस्तानी हमारे हो चुके हैं। Try my best. Thank you so much, Tim, for coming here. हम दोनों अभी ये बहस कर रहे थे कि कौन शुरू करेगा। हमने सोचा 2 मिनट का आराम कर लें और उसके बाद शुरू करें, लेकिन अब मैंने ऐसी कोई बहस नहीं की, मैं ऐसी बातें नहीं करती। अच्छा, नहीं बताना था, सॉरी। अभी हमने आपको ये बताना है कि सेनेट में अपोजिशन चेयरमैन को हटाने के लिए पुरुमीद तो ज़रूर है अपोजिशन एक्चुअली, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात भी बहुत हैं और हुकूमत का एतमाद भी सबके सामने ही। अब कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। ज़बरदस्त सियासी मार का सज रहा है। सेनेट के चेयरमैन को हटाने के लिए पहली चाल अपोजिशन चली, मगर फिर हुकूमत ने भी रुप का पत्ता फेंक दिया है। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद ने अपोजिशन को सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया है और गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में अपोजिशन जमातों का राजा ज़फ़रुल हक के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हिकमत अमली पर गौर किया गया। बज़ाहिर अपोजिशन मुतमईन है कि वो अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। सेनेट के इजलास का ताल्लुक है, 30 हमारे मेंबरान हैं, 19 शरीक हुए, 6 मुल्क से बाहर हैं, हमारा उनसे रब्ता है, वो भी आ जाएंगे। 1 नैब कस्टडी में है, 4 ज़ाती कामों की वजह से, उनके नाम भी मैं दे सकता हूँ, वो ज़ाती कामों की वजह से नई तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी माजरत की आज के इजलास से। तो 30 के 30 मेंबर हमारे पूरे हैं। अपोजिशन ने सेनेट की जानिब से इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर लगने वाले एतराज़ का भी जवाब सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया है। हुकूमत पहले दिन से ही पुरुम्मीद है कि वो सादिक संजरानी को बचा लेगी, मगर अब तो इसने अपोजिशन को सलीम मानवीवाला को बचाने का चैलेंज दे दिया है। तो मैं पेश की मुबारकबाद चेयरमैन सेनेट को देने आया था कि आप तो अपना काम जाइए रखिए, वो भी ताज़ा दम मुझे नज़र आए। लेकिन जो मुझे एक अचानक से आप लोगों को देख के कुछ चीज़ें दिल से आ जाती हैं, मतलब मैं शायद फिर कबूल कर ले। तो मुझे फ़िक्र है, अपोजिशन को फ़िक्र मनानी चाहिए और मुझे भी फ़िक्र है। डिप्टी चेयरमैन तो कहीं नहीं जा। और आपको ये भी बता दें कि ऐवान बाला में नंबर गेम पूरी तरह अपोजिशन के हक में है, लेकिन हुकूमत का एतमाद बता रहा है कि कुछ पत्ते इसने भी बचा कर रखे हुए हैं और ऐसे में अपोजिशन को हॉर्स ट्रेडिंग का थड़का ऑब्वियसली लगा है। लेकिन इसमें सबसे अहम कारकुनों की अपनी जमातों से वफादारी का अंसर ही होगा। इस पर ज़रा हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, हमें वक्त दिया। बुखारी साहब, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए अपोजिशन ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर सर रोज़ जोड़कर बैठ जाते हैं सब लोग। क्या आप लोगों को अपने लोगों पर एतबार नहीं है या हॉर्स ट्रेडिंग से बहुत डर लग रहा है? क्या सीन है? बिल्कुल नहीं, आपका जो सवाल है इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। देखें कि ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन है और उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन, एक पार्टी की बात नहीं है, ये 9 पार्टियों का फैसला था जब वो APC हुई थी और उसी की जो डिक्लेरेशन था उसी के मुताबिक लेबर कमेटी ने अनाउंस किया नाम और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया। तो उसमें PMLN के हैं सेनेटर्स, पीपल्स पार्टी के हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हैं, नेशनल पार्टी के हैं और अहले हदीस की जमात के हैं और बाकी भी HXI साहब की जमात के। तो नेशन की ज़रूरत है। नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के लिए एक मसला ये भी है कि डिप्टी चेयरमैन को बचाना है। हुकूमत तो मांडवीवाला साहब को हटाने की ऑब्वियसली भरपूर कोशिश करेगी। क्या पीपल्स पार्टी ये कुर्बानी देने को तैयार है? देखिए, हम क्यों कुर्बानी दें? हमारा समीन मांडवीवाला हमारा डिप्टी चेयरमैन है, इलेक्टेड है और उसके पास हाउस की सपोर्ट, मेजॉरिटी की सपोर्ट उसके पास है और इंशाल्लाह उसके खिलाफ जो रेजोल्यूशन मूव किया वो डिफीट होगा। और पीपल्स पार्टी कुर्बानी की क्या बात है? इस पर तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिसके पास नंबर्स हैं वो चेयरमैन सेनेट रह सकता है, जिसके पास नंबर्स हैं वो डिप्टी चेयरमैन रह सकता है।
तो इसलिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पूरे हैं, तो वो इंशाल्लाह उनका नो कॉन्फिडेंस का मोशन है वो डिफीट होगा। बुखारी साहब, नए चेयरमैन के लिए हासिल संजू साहब नामजद हैं, नए डिप्टी चेयरमैन के लिए सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून से किसी को चुना जाएगा। आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? कतन ऐसी कोई चीज़ अंदर डिस्कशन नहीं है, ना किसी लेवल पे ये डिस्कस हुआ है इंशाल्लाह, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो डिफीट होगा और वो कंटिन्यू करेंगे ऑफिस में। वो नया डिप्टी चेयरमैन लाने की तब बात है ना कि अगर हुकूमत ने जो रेजोल्यूशन मूव किया है नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो मूव किया वो उनका वो सक्सीड कर जाए, वो उनको डी सीट कर ले तो फिर नए की बात होगी। अभी तो वो है उनके पास हाउस की मेजॉरिटी है, तो ऑपोजिशन इज वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। बहुत शुक्रिया नए बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं डिप्टी चेयरमैन को कोई ख़तरा नहीं है, हम हाउस की मेजॉरिटी सपोर्ट उनके साथ है, बस चेयरमैन सेनेट को हम तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उधर से ऑपोजिशन के बाद हुकूमत को कॉन्फिडेंस भी बेइंतहा है, तो पता नहीं होगा क्या। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि इस साल के पहले 3 माह में खैबर पख्तूनख्वा बड़ा सीरियस इशू है, ये बहुत सीरियस इशू है। एवरीबडी प्लीज़ स्टे अटेंटिव, और पर्टिकुलरली जो मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं ना, उनको हम मुतवज्जे करने चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल में 2811 नौज़ायदा बच्चों की अमवात हुई हैं और 107 माएँ ज़च्चगी की पेचीदगियों के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। और ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ये जो माओं के मरने की शरह है ना, दुनिया भर में अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आई वंडर कि यहाँ क्या हो रहा है। सूबाई हुकूमत की ताज़ा रिपोर्ट शोबा सेहत पर मज़ीद तवज्जो की मुतकाज़ी है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 25 अजला के अस्पतालों में जनवरी से मार्च तक 58,712 बच्चे पैदा हुए। 16 अजला के अस्पतालों में पैदाइश से लेकर 1 माह तक की उम्र के 2,811 बच्चों की अमवात हुई हैं। सबसे ज़्यादा शरह अमवात लोअर दीर में रिकॉर्ड की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीर लोअर में पैदा होने वाले 4,744 बच्चों में से 1403 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। बताया गया है कि अक्सर बच्चों की अमवात नमूनिया और इसहाल यानी लूज मोशंस, डायरिया। इसहाल इज डायरिया, राइट? इसहाल इज डायरिया, समथिंग रिलेटेड टू द स्टमक। हाँ, डायरिया की वजह से हुई है। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक ज़च्चगी के दौरान पेचीदगियों के नतीजे में 107 ख़वातीन भी जाँ बहक हुई हैं और तहरीक इंसाफ का पहले दिन से यही नारा रहा है कि वो सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और नौज़ायदा बच्चों और हामला माओं की सेहत से मुतालिक मज़ीद तवज्जो की डेफिनेटली ज़रूरी है। हैंस हमने ये सारी फहरिस्त भी दी है। इसके बारे में हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत अली यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा सेहत की ही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सूबे में जनवरी से मार्च में पैदा होने वाले बच्चों में से 3000 के करीब बच्चों की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी। सेहत पर हुकूमत की इतनी तवज्जो के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर शायद इतनी तवज्जो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हर साल एक रिपोर्ट आती है जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन जो हमारा हेल्थ सर्विसेज है उसके ज़रिए आती है और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से रिपोर्ट आती है। बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ़ जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे लोग होम डिलीवरी को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से केसेस जो अक्सर कम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं जिसमें माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, काफ़ी बेहतरी लाई है। अगर आप देखें CMWs को हायर किया, 1600 CMWs इस वक्त हैं। इसी तरह 27,000 के करीब LHWs को हायर किया। 24/7 जो है वो सर्विस देने की कोशिश की। तकरीबन 85 ऐसे RACs हैं और कैटेगरी D हॉस्पिटल हैं जो 24 आवर डिलीवरी इमरजेंसी डिलीवरी सिस्टम जो है वो वहाँ पे इनिशिएट किया गया है। मैं आपको थोड़े से जो फिगर्स हैं इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारे अगर आप देखें सूबे के अंदर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशो ये तकरीबन 42 है और पंजाब के अंदर 51 है। इसी तरह जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पंजाब के अंदर 73 है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 53 है। और एक और चीज़ जो इम्प्रूवमेंट की है वो स्किल्ड बर्थ जो अटेंडेंस है वो हमारा 48% से 67.4 पे चला गया है। और इसी तरह जो एंटीनेंटल केयर है हमारा वो 50 से 80% पे चला गया है। तो इश्यूज़ तो हैं, बावजूद इम्प्रूवमेंट भी की है काफ़ी।
आप शौकत साहब पंजाब से कंपेयर कर रहे हैं, अगर वहाँ से सूरत हाल बेहतर है तो जाहिर है वहाँ भी सूरत हाल बेहतर होने की ज़रूरत है, बट राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट यहाँ की सूरत हाल। आप बताइएगा, लोअर दीर का इशू ज़रा ज़्यादा आया है, नौज़ायदा बच्चों की अमवात सबसे ज़्यादा ज़िला लोअर दीर में हुई हैं, तो कैन यू पिन पॉइंट कि वहाँ क्या इशू है? इस इलाके पर ज़ाहिर है खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दीर काफ़ी पसमानदा है, लेकिन ये मुख्तलिफ वेरिएशन होती है, कभी एक साल किसी एक ज़िला में, कभी दूसरी। वही जो मैंने आपको कहा कि जो होम डिलीवरी प्रेफर की जाती है, फिर उसके अंदर जो एनीमिया का इशू आ जाता है, माल न्यूट्रिशन का इशू आ जाता है, तो वो चूँकि वहाँ इस तरह की जो केयर नहीं होती है, इसीलिए मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो सेंटर्स बनाए हैं, जो जहाँ पे CMW जो बड़े ट्रेन ख़वातीन हैं, जो डिलीवरी पॉइंट्स बनाए गए हैं, इसी तरह जो LHWs हैं उनको भी ट्रेन किया गया है। तो जो उससे हटकर होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस पूरी कोशिश हो रही है कि जहाँ से भी इस तरह की किस्म की आती है वहाँ पे फोकस कर दिया जाता है। चलिए, आप डिटेल्स तो दे रहे हैं शौकत यूसुफ रईस साहब, लेकिन ये भी बता दें ऑब्वियसली कुछ स्टैट्स ऐसे हैं जो आपको एकदम से हिला देते हैं, जैसे कि 3 माह में 107 माएँ ज़चगी के दौरान इंतकाल कर गई, ये भी अच्छी खासी शरह बनती है। तो इसी के मुकाबले के लिए सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स की एक कैपेसिटी बढ़ाने का वादा भी किया गया था, तो क्या इस पर अमल नहीं हो सकता? देखिए, हो सकता है, जिसे मैंने कहा कि 85 के करीब RAC और जो कैटेगरी D है वहाँ पे 24/7 डिलीवरी, इमरजेंसी डिलीवरी सिस्टम जो है वो बहाल हो चुका है। इसी तरह अब 200 जो BHU लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनको CHO में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी उनको अपग्रेड किया जा रहा है। कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो उन तक फराम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो ये कि ख़वातीन जब ये प्रेगनेंसी के दौरान से लेके डिलीवरी तक वो एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं चली जाती, और बाज़ औक़ात जब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो वो इस हद तक कॉम्प्लिकेशन होती है कि उसमें माँ और बच्चे दोनों की जान चली जाती है, उनमें से एक की जान चली जाती है। ये है, और इस पर हम अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर ये फैसिलिटी दे दी गई हैं, और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि BHO को भी अपग्रेड किया जा रहा है, वहाँ पे भी तमाम उसमें ये फैसिलिटीज़ 24/7, क्योंकि अक्सर जो हमारे हॉस्पिटल आप देखेंगे पहले मॉर्निंग शिफ्ट होती थी उनकी, और 2 बजे के बाद जो है वो वीरान हो जाते थे। अब पूरी कोशिश हो रही है कि 3 शिफ्ट उसके अंदर हो और 24/7 जो है ये फैसिलिटीज़ मिले। इसलिए कोशिश हो रही है कि दूर दराज इलाकों में जहाँ मोबाइल सर्विस भी शुरू की जा रही है, इसी तरह, ताकि एक तो ये कि माल न्यूट्रिशन के हवाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ग़िज़ाई की जो कमी आती है बच्चों के अंदर या माँ के अंदर, और एक मामूली सी गोली होती है फोलिक एसिड, वो भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ ज़ई साहब, वज़ीर इत्तलात हैं पख्तूनख्वा के। एटलीस्ट ही वाज इन्फॉर्म्ड कि क्या इशूज़ हैं एंड क्या बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। और एक और बहुत अहम मामला, रैकेट केस में पाकिस्तान को तकरीबन 1000 अरब रुपए का हरजाना हो गया है। सुन के ही हार्ट अटैक सा आता है। वैसे तो हरजाने की वजह बलूचिस्तान में रैकेट मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करना है। ये लाइसेंस उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कैंसिल किया था। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आलमी बैंक के फैसले के बाद ट्वीट किया कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की कीमत पाकिस्तान मुसलसल अदा कर रहा है। एक आला सतही कमीशन बनाया जाए जो इस शख्स के फैसलों को मेरिट्स पर जांचे। इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान और इसके दीगर साथियों को पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के जुर्म में जेल भेजना चाहिए, ये भी उनका कहना था। ये वही हामिद खान है जो अदलिया बहाली तहरीक में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील थे। फवाद चौधरी ने PTI रहनुमा हामिद खान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया, और हामिद खान के आजकल तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार हैं। हामिद खान जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ हैं और उनका मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल शख्स को पार्टी से दूर रहना चाहिए। हामिद खान ने कुछ दिन पहले फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया था कि फवाद चौधरी लोगों से पैसे लेकर अपने चचा साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इफ्तिखार हुसैन चौधरी के दौर में मुकदमात के
के फैसले कराया करते थे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, नो वंडर फवाद चौधरी साहब को भी ये अच्छे नहीं लग रहे। अब हामिद खान साहब पे जो तनकीद के निश्तर बरसाए हैं, फवाद चौधरी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उस पर उन्हीं से ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं। रैकेटिक केस में बलूचिस्तान के वकील हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खान साहब। हामिद साहब, पाकिस्तान रैकेटिक केस में $6 अरब जुर्माना देना पड़ेगा इसको, ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये फैसला आ गया है। अब पाकिस्तान आलमी सतह पर क्यों ये केस हारा, आपको क्या इसकी रीजंस नज़र आती हैं? इसमें बड़ी हद तक तो उस एग्रीमेंट का कसूर है जो पहले किया गया था, जिसको बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलीगल ये वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि जिस किसी ने भी इस केस को हैंडल किया है इंटरनेशनली, वो कोई कॉम्पिटेंटली हैंडल नहीं हुआ। तो इसलिए इस केस को हम की वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है। हामिद खान साहब, ऑब्वियसली ये कोई नई खबर नहीं है, आपको पता ही है कि वफाकी वजीर और आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फवाद चौधरी इस मामले का जिम्मेदार आपको और इफ्तिखार चौधरी को समझते हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोगों को जेल में डालना चाहिए। फवाद चौधरी की इस बात पर आप उन्हें कानूनी चैलेंज करेंगे या पार्टी क़यादत से शिकायत करेंगे? सोचा क्या है आपने, क्या करना है? मैं फवाद चौधरी को ना अपनी पार्टी का आदमी समझता हूँ, ना उस जैसे शख्स के बात का जवाब देना पसंद करता हूँ, और ना ही मेरा इस केस के साथ कोई ताल्लुक कभी रहा है। ठीक है, आपने तो कह दिया कि आप फवाद चौधरी को पार्टी का आदमी ही नहीं समझते। अब ये बता दें हामिद खान साहब कि वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि रैकेटिक केस का अंजाम नाखुशगवार क्यों हुआ, इस पर कमीशन बनेगा। अब अगर इस कमीशन के तहत कोई सज़ा हुई तो आपका उस पर क्या मौक़िफ़ होगा और आपको क्या लगता है किस किस को जवाबदेह होना चाहिए इस कमीशन के सामने? एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव? देखिए, वो तो उनकी मर्जी है, प्राइम मिनिस्टर की कमीशन बनाते हैं और किसको उसमें लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लेना पड़ेगा ताकि वो इसकी सारी गहराई, खास तौर पे जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का कानून है उसको सामने रखते हुए इसकी जो है इंक्वायरी की जाए कि इसमें किस किस की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद खान से मौजूद थे। लेकिन जब कोई क्या होती है वो मिसाल, दैट सक्सेस इज मेनी फादर्स। हाँ, सक्सेस इज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन। हाँ, लेकिन मुझे इनकी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं विद इन द पार्टी, बट एनीवे चलो आगे चलते हैं। आपको हमने जो खबर देनी थी वो तो हमने दे दिया। इटली का जी दारुल हुकूमत रोम, क्या खूबसूरत शहर है, ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक, जो कि सयाहों के लिए, आपको पता है, टूरिस्ट के लिए बड़ी जो है वो अट्रैक्शन रखता है। अब जरा गंदगी की वजह से बड़ा मशहूर होना स्टार्ट हो गया है। टूरिस्ट या फिर लोग? ऑब्वियसली जरा गंदगी का आप लेवल देखें, और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ऑब्वियसली टूरिज्म इतनी ज़्यादा है वहाँ, तो गंदगी भी बढ़ रही है। और एक और चीज़ जो कि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ रोम और वेनिस में, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। व्हेन यू गो देयर ना, और आप गर्मियों के मौसम में अगर रोम चले जाएं तो आपको लाहौर याद आ जाता है, इतनी गर्मी है। और रोम डॉक्टर्स यूनियन का कहना है कि इस सख्त गर्मी में इस तरह की सूरत हाल इमरजेंसी की वजह बन रहा है, और यानी इतनी गर्मी और इतना कूड़ा, और हमें इस तरह की इमरजेंसी से बचने के लिए मोहतात रहना होगा, ये भी उन्होंने कहा है। आपको हिस्टोरिकली नहीं पता कि रोम इज सपोजिटली अ वेरी मॉडरेट हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट? हाँ, पता है, क्योंकि ओलंपिक्स का जहाँ से आगाज़ हुआ था और डेमोक्रेसी भी बाय द वे यहीं से निकली हुई है। यस, और ये जो रोमन एंशिएंट अटायर होता था वो बड़ा एक क्लोथ सा होता था जो बस अपने गिर्द लपेट लिया जाता था, स्कर्ट टाइप सा। वैसे कराची का समंदर पेश कर रहा है रोम, ऑल्दो, लेकिन मैं वहाँ की डस्टबिन हमसे फिर भी बेहतर हैं, और रोम को भी कराची बना दिया। तो रोम का एनवायरनमेंट ऐसे ही होता था, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स का ओरिजिन क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि गर्मी इतनी होती थी, लोग घरों से बाहर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते थे। सो व्हेन दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ होम, तो इस तरह बैठकों पे, थड़ों पर, पथारों पर डिबेट्स शुरू हुई, और वहीं से डेमोक्रेसी का आगाज़ हुआ, और वहीं से फिर स्पोर्ट्स का भी आगाज़ हुआ, बिकॉज दे आर वेरी आउटडोर पीपल। तो वो बहुत ज़्यादा घरों के बाहर रहते थे बिकॉज गर्मी दे कुड नॉट टॉलरेट। और आर्किटेक्चर भी आप देखें ना, जो रोमन कल्चर्स हैं, जो आजकल हम माशाल्लाह लाहौर इकबाल टाउन और बहुत से डिफेंस में भी आपको घर नज़र आएंगे, कराची में गुलशन में भी जो पिलर्स बने होते हैं वो सारे रोमन आर्किटेक्चर हैं, और वो पिलर्स खुले खुले इसलिए होते थे, पिलर्स होते थे और छतें होते थे, गर्मी तो हमारे यहाँ भी है, वो हवा पास करना चाह रहे थे वहाँ से।
अच्छा जी, तो फिर बेसिकली इसका निचोड़ हमने बात का ये निकाला है कि गर्मियों की छुट्टियों में जब आप जाते हैं ना कहीं, तो रोम बेशक ना जाएं, सर्दियों में चले जाएं। इट्स ब्यूटीफुल, इटली इज़ ब्यूटीफुल, मतलब और भी बड़ी जगह हैं रोम, वेनिस वगैरह के अलावा भी, मिलान, देयर इज़ अ लॉट टू सी, बट गर्मियाँ, समर इज़ परहैप्स नॉट द मौसम टू गो देयर। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि लाहौर में शौहर को पहली बीवी को राज़ी किए बगैर, आपको पता है ना अब रूल आ गया है, तो पहली बीवी को राज़ी किए बगैर दूसरी शादी महंगी पड़ गई है और जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करने वाले शौहर राशिद को 11 माह कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। 11 माह कैद और 2.5 लाख। जनाब अब ये पहले कुछ अब ये इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया, आपको पता है ना, ये नया रूल अब पास एक और भी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था ना कि 5,000 रुपए की जुर्माना और 1 महीने की सजा, अब ये सजाएं बढ़ती जा रही हैं। जनाब सजा सुनते ही पुलिस ने मुजरिम राशिद को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। शमीम बीवी ने शौहर राशिद के खिलाफ अपने मौक़िफ़ में कहा है कि शौहर ने मुझसे झूठ बोला और मेरी इजाज़त के बगैर खुफिया निकाह किया। अपने हक में फैसला आने के बावजूद शमीम बीवी ने कहा कि शौहर राशिद को बहुत कम सज़ा दी गई है, मतलब है कि वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा सुने मेरी बात, उस आदमी ने ये वैसे आई जस्ट वांट टू से, अब छुप के शादी की, उसने कहा कि छुप के निकाह कर लिया। अब किसी लड़की ने ही उससे छुप के निकाह किया होगा ना भाई। लड़कियों ये छुप के चीज़ें करना जो है ना, इसमें कोई गलती होती है। तो लिहाजा अगर आपको भी लग रहा है कि ये बंदा है अच्छा बड़ा एंड एवरीथिंग एंड यू वांट टू गेट मैरिड टू हिम, लेकिन वो हश हश करना चाह रहा है, भाई क्यों हश हश करना चाह रहा है? खामोशी से काम डूबियस होते हैं। शादी ऐसी चीज़ है धड़ल्ले से करनी चाहिए, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, कि ना कि आप छुप के करें एक ही शादी करनी है। खैर नॉट इन केस ऑफ द शौहर, बट लड़कियों के लिए तो खास तौर पे ज़्यादा भी ज़ाहिर शादी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम you know what I'm saying. अच्छा व्हाई आर गर्ल्स सो सैटिस्फाइड इन दोस काइंड ऑफ मैरिजेस? क्यों खवातीन उन शादियों में कंफर्टेबल हैं? आज तक मुझे बात नहीं समझ आ सकी जो शादियाँ छुपी हुई हैं, मैं यही या तो जो शादियाँ बहुत अरसे तक छुपाई जाती हैं। प्लीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए अपनी शादियों को छुपाने के बजाय अपनी शादियों को अनाउंस करें। खुशी का मौका होता है। And why is it a problem for the person to own और you? शादी छुपाने पे लोग ज़्यादा बातें, मैंने इससे शादी की है। शादी छुपाने पे ज़्यादा बातें बनती हैं, शादी करने पे कम शायद बातें बनेंगी।